टेस्ट के अंतर्गत देख रहे हैं। तो आज जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम इस मॉक टेस्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आइए देख रहे थे टीएसटी पीएसटी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज मॉक टेस्ट 14 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। और यह टीएसटी पीएसटी एग्जाम के साथ अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो कल हमने जो है मॉक टेस्ट 13 में कुल 75 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो इस वीडियो में जो है उसके आगे का प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। तो आज भी कुछ हम 25 जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 76 यानी 76 प्रश्न पूछ रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी रचना है। तो फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पूछ रहा है, कौन सी इनकी रचना इनमें से रसप्रिया है, रसिक प्रिया, रसाखेटक या प्रिया नीलकंठी। तो इसमें कौन सी जो है रचना फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। तो देखते हैं, सीधा ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही उत्तर हो सकता है। तो 76 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है 76 का वो पहला वाला सही है, यानी कि जो रसप्रिया है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। और ये रसप्रिया कैसी विधा है, तो कहानी विधा से लिया गया है। कैसी विधा है रसप्रिया, तो कहानी विधा से लिया गया है। अगर इनकी कहानियों को देखा जाए तो इनकी बहुत सारी जो प्रमुख कहानियाँ, जैसे तीसरी कसम है, मारे गए गुलफाम, ठुमरी, अग्निखोर है, और जो है आदिम रात्रि की महक है, लाल पान की बेगम सबसे इनकी प्रमुख कहानी है, जिस पर जो है आधारित फिल्म भी बनाई गई है, लाल पान की बेगम। और जो है रस आखेटक, रसप्रिया, जो है रसप्रिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु की इत्यादि इनकी रचना है। अगर देखा जाए कि जो रस आकेठक है, रस आकेठक और जो है प्रिया नीलकंठी जो है यह किसकी रचना है, रस आकेठक और प्रिया नीलकंठी, तो ये कुबेरनाथ राय जी की यह रचना है। किसकी रचना है दोनों, तो कुबेरनाथ राय जी की दोनों रचना है, रस आकेठक और प्रिया नीलकंठी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ए वाला, यानी रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी विधा से लिया गया। आगे देखते हैं 77 प्रश्न पूछ रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो रस यानी जिसको पढ़ने से या सुनने से जिस रस की उत्पत्ति यानी आनंद का अनुभव होने लगता है उसी को हम रस कहते हैं। तो रस कुल होते हैं 11 होते हैं, मुख्य रूप से 9 है और भरत मुनि ने 8 बताया। तो इसमें वीर रस के बारे में पूछा है कि इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, उत्साह है, भय या फिर निर्वेद। तो 77 का सही उत्तर क्या है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह, यानी कि शोक जो है, अगर शोक देखा जाए किसका है, तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है, भय जो है वह किसका है, तो भयानक रस का स्थायी भाव है, और जो निर्वेद वो किसका है, तो शांत रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस के बारे में पूछा है तो उत्साह होगा। आगे देखते हैं, पूछा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो ये जो परिभाषा यानी कथन कहने वाले कौन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति जो है सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं। तो 78 का 78 का सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी होगा, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो यह जो है 78 का सही उत्तर डी वाला होगा, यानी छायावाद एक जो होता है कि विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जो जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण रखता है, और यह परिभाषा देने वाले जो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। आगे देखते हैं 79 प्रश्न है कि निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं, यानी कौन सी पत्रिका जो जिसके साहित्यकार उनमें से नहीं है। तो नहीं के बारे में उत्तर देना कि इसमें कौन सा जो है कि नहीं है, जो है प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें 79 का सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो डी वाला जो है दस्तावेज वह रामचंद्र जी तिवारी जी का नहीं है। कौन सा उत्तर सही है, तो ऑप्शन डी। अगर देखा जाए नया ज्ञानोदय किसका है, तो रविंद्र कालिया जी का। पहल किसका है, तो ज्ञान रंजन जी का, यानी सबसे पहले पहल कौन करता है, तो जिसको ज्ञान रहता है उसको जो है सबसे पहले पहल करता है। तो इस तरह से आप ऐसे याद कर सकते। तद्भव जो है पत्रिका किसका है, तो यहाँ अभिलेख नहीं बल्कि अखिलेश होगा। तद्भव किसका है, तो अखिलेश जी का जो है साहित्यकार रहते हैं, तो उनका जो है तद्भव पत्रिका अखिलेश जी का है। आगे देखते हैं, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी जी का नहीं है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न पूछता है कि 80 प्रश्न है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव, यानी कि एक जो है बोल सकते लोकोक्ति है। तो पूछा है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या भाव, इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो 80 का जो सही उत्तर है वह है ए वाला सही है, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना। यानी कढ़ाई से गिरा वो कहाँ गिरा, चूल्हे में, यानी कि एक विपत्ति यानी एक मुसीबत से छूटा और दूसरी मुसीबत में मतलब गले पड़ जाना। तो इस तरह से 80 का ए वाला इसका भाव बिल्कुल सही करता है। तो आगे चलते हैं, 81 प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार बताइए कौन है। तो एक पंक्ति पूछा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है, कहने वाले कौन है। तो 81 का सही उत्तर क्या है, तो 81 का सही उत्तर है रैदास, यानी इनको संत रविदास जी भी कहा जाता है, रैदास कहे चाहे रविदास जी। तो सही उत्तर क्या है, इस पंक्ति को कहने वाले कौन है, तो 81 का डी उत्तर सही है। यानी जो संत रैदास जी हैं वो विक्रम की 15वीं शती मीरा के पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। और जो है कि अगर पूछा जाए कि संत धन्ना और पीपा के संगी जो है कबीरदास के संत समकालीन संत के रूप में भी जाने जाते हैं।
जाते हैं और ये भक्ति काल निर्गुण शाखा के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। रैदास जी किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो भक्ति काल के निर्गुण शाखा, यानी जिसका कोई आकार नहीं होता, निर्गुण शाखा के अंतर्गत जो है कबीरदास जी, संत रैदास जी इत्यादि लोग आते हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरह से 81 का प्रश्न डी वाला सही है। आगे देखते हैं। पूछा है कि झिनी झिनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये जो है झिनी झिनी बीनी चदरिया एक उपन्यास है, यानी कि ये उपन्यास विधा से लिया गया। इसका पूछा कि कौन है इसको, इसके रचयिता कौन है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो 82 का सही उत्तर क्या है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं। कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं, जिन्होंने झिनी झिनी बीनी चदरिया उपन्यास लिखा है। तो 82 का सही उत्तर बी वाला है। और इस उपन्यासकार के देखा जाए कि अन्य कुछ और रचनाएं जैसे दंत कथा, मुखड़ा, क्या देखे, तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। आगे देखते हैं। 83 प्रश्न है कि पूछ रहा है उद्योग का संधि बताना कि उद्योग कौन सा संधि होगा। तो उद्योग का अगर संधि बताना है तो पहले इसका संधि विच्छेद देखना है कौन सा होगा। तो उद्योग का सही संधि विच्छेद इसमें क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर होगा उत जमा योग बराबर हो जाता है उद्योग। उत जमा योग, तो त का द में परिवर्तन हो गया है, तो उत जमा योग बराबर क्या हो जाएगा? उद्योग। और कौन सी संधि है बोला जाए तो यह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। और संधि कुल कितने होते हैं? तो संधि जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि पूछा जाए तो कुल कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए उद्योग का सही संधि विच्छेद उत जमा योग, यानी त का ध में परिवर्तन, और यह व्यंजन संधि होगा। आगे देखते हैं। 84 प्रश्न है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता का नाम पूछ रहा कौन है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो डी वाला बिल्कुल सही है, यानी प्रबोध 50 जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो पद्माकर जी हैं। कौन है? तो 84 का डी उत्तर बिल्कुल सही है। इनके द्वारा कुछ और द्वारा जो रचित अन्य ग्रंथ है जैसे हिम्मत बहादुर, वीरदावली है, और जगत विनोद है, गंगा लहरी भी है पद्माकर जी का, और जो है कि प्रताप सिंह, वीरदावली, और इस तरह से कुछ इनकी रचनाएं। अगर देखा जाए तो पद्माकर जी किसके अंतर्गत, कवि के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं रीति काल के अंतर्गत आते हैं। किस तरह के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के? तो रीति काल के कवि, यानी कोई ना कोई एक नियम के परिपाटी के जो है तहत कार्य करते थे, इसलिए उनको रीति काल कवि के अंतर्गत ये आते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं याद रखिएगा, जैसे प्रबोध 50 है, गंगा लहरी है, और हिम्मत बहादुर, वीरदावली है, जगत विनोद है। तो इनकी कुछ मुख्य रचनाएं। आगे देखते हैं। 85 प्रश्न है, पूछ रहा है 85 कि प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धामनो है, इस पंक्ति के रचयिता बताइए कौन है? यानी पंक्ति का जो है रचनाकार, यानी किस रचयिता के अंतर्गत आ रहे हैं? तो ये जो है कहने वाले कौन है? तो 85 का सही उत्तर क्या है? आलम है, मतीराम है, घनानंद है, या फिर बोधा जी हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर डी है, यानी कि बोधा जी ने कहा कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धामनो है। तो ये कहने वाले कौन है? तो बोधा जी हैं। बोधा जी भी जो है वो भी रीति काल के अंतर्गत एक कवि आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो रीति काल के अंतर्गत यह भी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर देखा जाए तो रीति काल होता है 3 तरह के होते हैं, एक रीति मुक्त होता है, एक रीतिबद्ध होता है, एक होता है रीति सिद्ध। तो बोधा देखा जाए तो ये रीति मुक्त काल कवि के अंतर्गत ये आते हैं, जो कि बोधा जो अगर देखते हैं कि वे पन्ना राजदरबार की एक सुभान नाम की एक रहती हैं, तो उनसे जो आसक्त यानी प्रेम करते थे, और इस प्रेम के अंतर्गत वे जो उसकी अनुभूति में जो है उनसे प्रेम करते थे। तो इस तरह से कुछ उनके ऊपर रचनाएं भी लिखते थे। तो ये जो है रचना करने बड़े कुशल होते थे, यानी बोधा जी। तो इस तरह से उनकी जो भावुकता है, उनकी जो रसज्ञता है, इसमें जो है इनका परिचय दिखाई देता है। किसका? तो बोधा जी का। बोधा जी रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। तो 85 का डी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा? सांप्रदायिक मतलब जो होता है संप्रदाय, यानी जो दंगे होते हैं, तो कौन सी समस्या पर लिखा गया? इनमें से निम्न उपन्यास है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो 86 का जो सही उत्तर है वह ए वाला, यानी तमस जो है भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया है जो है तमस। तो यह सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया एक उपन्यास विधा है तमस। और यह जो है कि देश विभाजन की मानसिकता, उसमें जो लाभ उठाने वाले जो बेनकाब लोग, उनका जो है चेहरा बेनकाब होता है। तो इस तरह से ये जो है भीष्म साहनी जी सांप्रदायिक समस्या पर यह उपन्यास लिखते हैं। अगर देखा जाए ये बलशनमा जो है यह उपन्यास किसका है? तो बलशनमा उपन्यास है नागार्जुन जी का है। किसका है? तो नागार्जुन जी का यह उपन्यास है, नागार्जुन जी का है। और देखा जाए अपने अपने अजनबी किसका है? तो यह अज्ञे जी का जो है उपन्यास है। अज्ञे जी मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का यह उपन्यास है। अगर देखा जाए बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? तो बूंद और समुद्र भी एक उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। किसका है? तो अमृतलाल नागर जी का यह उपन्यास है। आगे देखते हैं। 87 पूछ रहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। तो यह कथन कहने वाले कौन होते हैं? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर रामकुमार या जयशंकर प्रसाद जी। तो 87 का सही उत्तर क्या है? तो यह जो कथन कहने वाले जो मुख्य रूप से हैं जो है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। कथन कहने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं।
और इन्होंने जो है जयशंकर प्रसाद जी कुछ जैसे रचनाएं को याद करते हैं, जैसे सज्जन है, कल्याणी है, परिणय और करुणालय है, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख दत्त, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, इनके जो है प्रमुख कुछ नाटक हैं। तो ये नाटककार के रूप में जो है विशेष रूप से भी जयशंकर प्रसाद जी जाने जाते हैं। इन्होंने जो है एक महाकाव्य कामायनी जो है 15 सर्ग में लिखने वाले एक महाकाव्य भी लिखते हैं, जिसमें श्रद्धा मनु का जो है चित्रण चलता रहता है। तो 87 का अगर प्रश्न पूछा जाए तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पूछ रहा है कलश का पर्याय बताइए। कलश का क्या पर्यायवाची होता है, यानी जल है, पात्र, कुंभ या फिर उपस्कर है। तो कलश का जो पर्यायवाची क्या होगा, तो 88 का सही उत्तर बी वाला सही होगा, यानी कलश का मतलब होता है कुंभ। कुंभ मतलब क्या, कलश। अभी चल रहा है कुंभ का मेला चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कलश। यानी कलश जो होता है एक घड़ा टाइप का होता है, तो उसी में जो है जो घड़ा होता है उसमें जो है अमृत का जो बूंद गिर जाता है, तो आज वही कुंभ का जो है मेला का जो है हो रहा है, कुंभ का मेला लगा है। तो कुंभ का मतलब होता है कलश, यानी घड़ा के रूप में जाना जाता है। तो 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 89 प्रश्न है कि चंद्रिका का पूछा है पर्यायवाची क्या होगा। चंद्रिका चंद्रहास, कौमुदी, रजत या स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर देखा जाए चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा, तो सी वाला होगा, यानी कौमुदी होगा। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है, तो कौमुदी। तो चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी। इसके अलावा कुछ अन्य पर्यायवाची है, जैसे इसको हम चंद्रिका को हम बोल सकते हैं ज्योत्सना भी बोल सकते हैं, चंद्रमरीचि बोल सकते हैं, अमृत बोल सकते हैं और तरिंगिणी भी बोल सकते हैं। तो चंद्रिका की आप यानी कि कौमुदी को कुछ पर्यायवाची जानते रहेगा, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत और तरिंगिणी। अमृत भी जो है कौमुदी यानी चंद्रिका का ही पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, पूछा है कि बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है। मगही है, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली या बुंदेली। तो बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए 90 का जो सही उत्तर ए वाला होगा, यानी बिहारी का हिंदी बोली नाम है मगही। इसके अलावा भोजपुरी भी इसको कहते हैं, भोजपुरी भी आता है, और एक आता है क्या, तो एक आता है मगही हो गया, और एक आता है मैथिली। तो मैथिली भी देखा जाए तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है। देखा जाए बघेली, बघेली किसके अंतर्गत आता है, तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी भी। तो बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आता है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगर बुंदेली देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 91 प्रश्न पूछा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बताइए। कौन सी इनकी नाटक वाली रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। त्रिचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग या फिर बकरी। तो इसमें नाट्य कृति कौन सा है, तो 91 का सही उत्तर डी वाला है, यानी जो बकरी है वह नाट्य विधा से लिया गया है, नाटक विधा है, और किसका है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। तो 91 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। अगर देखा जाए इनकी कुछ और नाट्य वाली रचनाएं, नाटक वाली विधा की रचनाएं, जैसे लड़ाई है, अब गरीबी हटाओ, कल मत आइएगा, होरी, धूम मचइयो रे, कुछ ऐसी कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये कुछ रचनाएं याद रखिएगा। आगे देखते हैं 91 हो गया। 92 प्रश्न है कि 92 प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद बी वाला होगा, यानी बी वाला होगा या फिर सी वाला होगा। तो प्रति जमा एक होगा। तो देखिए सी और बी तो बिल्कुल एक जैसे लिखा है, तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अगर पूछा जिसमें संधि कौन सी है, तो इसमें जो संधि है वो यड़ संधि। कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। इसमें यानी ई का जो है य में परिवर्तन होगा, जो त पर ई की मात्रा लगा है वो किसमें परिवर्तन हुआ, तो य में परिवर्तन होगा। तो ई का य में, उ का व में, री का र में, तो ये परसमण किसमें परिवर्तन होता है, तो यड़ संधि में। तो सही उत्तर तो सी या बी भी हो सकता है। पूछा जाए संधि कौन सा होगा, तो यड़ संधि होगा। आगे देखते हैं 93 प्रश्न है कि पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो पाप और पुण्य जो है नैतिक प्रश्न है, जो कि किस उपन्यास में जो है प्रस्तुत किया गया है, सामर्थ्य और सीमा, भूले विसर्जित, चित्रलेखा या फिर आखिरी दाव में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 93 का जो सही उत्तर क्या है, तो 93 का सही उत्तर है डी वाला बिल्कुल सही है। जो पाप पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न है वो आखिरी दाव में जो है प्रस्तुत किया गया है। और ये पूछा जाए किसका है आखिरी दाव, तो यह भगवती चरण वर्मा की जो है चित्रलेखा उपन्यास से लिया गया है। यानी कि चित्रलेखा नहीं बल्कि आखिरी दाव नहीं होगा, यहाँ पे चित्रलेखा होगा। 93 का जो सही ऑप्शन बी वाला होगा, यानी कि चित्रलेखा जो है, जिसमें पाप और पुण्य का जो है चित्तरंजन नैतिक प्रश्नों का जो उपन्यास प्रस्तुत किया गया है चित्रलेखा। अगर पूछा जाए किसका है, तो भगवती चरण वर्मा जी का है। किसका है, तो भगवती चरण वर्मा जी का है। तो यह जो है पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से 93 का सही उत्तर क्या होगा, बी वाला होगा। अगर देखा जाए भूले बिसरे चित्र किसका है, तो भूले बिसरे चित्र और जो है कि टेढ़े मेढ़े कुछ रास्ते, और ये जो है किसका है, तो भूले बिसरे चित्र भी, यह भी जो है भगवती चरण वर्मा जी का है। इसमें जो है आपका प्रश्न पूछा है पाप पुण्य जो संबंधित समस्या वो किसके अंतर्गत आता है, तो चित्रलेखा के अंतर्गत है। भूले बिसरे चित्र भी भगवती चरण वर्मा जी का। आगे देखते हैं
94 है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासी आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, तो 94 का सही उत्तर देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें शांत रस है। अगर देखा जाए कि प्रश्न के अनुसार इस पंक्ति में जो है कि शांत रस है, यानी कि शांत रस में क्या होता है कि जब मन में संयम रहता है, शांति रहता है, या फिर वैराग्य की स्थिति या की भावना जो जागृत होती है, तो ऐसे जो है चित्रण शांत रस में होता है। और इसका देखा जाए कि स्थायी भाव पूछा जाए क्या होता है, तो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। क्या होता है, तो निर्वेद होता है। अगर पूछा जाए शांत रस क्या, शांत रस जो है कितने नंबर पे आते हैं, कौन सी संख्या पे आते हैं, तो 9वां रस माना जाता है। शांत रस कैसा रस है, तो 9वां रस माना जाता है। और ये शांत रस देने वाले होते कौन है, तो शांत रस देने वाले होते हैं उद्भट होते हैं। कौन होते हैं, तो उद्भट जी ने जो है शांत रस का जो है उत्पत्ति मानते हैं। तो शांत रस की उत्पत्ति देने वाले कौन है, तो उद्भट जी हैं। तो 94 का सही उत्तर सी वाला होगा। आगे देखते हैं, पूछा 95 में कौन सा जो है उपन्यास और उपन्यासकार सही नहीं है, तो 94 का कौन सा इसमें नहीं का बताना, कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का नाम सही नहीं दिया है। तो 95 का सही उत्तर क्या है, तो 95 का डी वाला बिल्कुल उत्तर सही है, यानी कि महाभोज जो है उपन्यास किसका है, तो मन्नू भंडारी जी का यह बिल्कुल सही है उपन्यासकार। आवा किसका है, आवा उपन्यास ये चित्रा मुदगल जी का है। तत्सम किसका है, तो राजी सेठ का। अगर तमस पूछा जाए तो भीष्म साहनी का, यहाँ पर तत्सम पूछा है किसका है, तो राजी सेठ का। मुझे सूरज चाहिए किसका है, तो ये जो सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है। पूछा जाए मुझे सूरज चाहिए किसका है, तो राजेंद्र वर्मा जी का होगा। किसका है, तो राजेंद्र वर्मा जी का जो है मुझे सूरज चाहिए, ना कि सुरेंद्र वर्मा जी का। तो इस तरह से कौन सा उपन्यासकार सही नहीं, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 96 खेट कौतुकम किसकी रचना है, खेट कौतुकम किसकी रचना है, तो 96 96 का सही उत्तर क्या है, तो ए वाला बिल्कुल सही, यानी खेट कौतुकम किसका है, तो रहीम जी की है। किसकी रचना है, तो रहीम जी की एक जो है रचित ज्योतिष ग्रंथ की एक रचना। ये कैसी रचना मानी जाती है, तो ज्योतिष ग्रंथ मानी जाती है। कैसी रचना, तो ज्योतिष ग्रंथ जैसी एक रचना मानी जाती है खेट कौतुकम ग्रंथ। तो जो है यह रहीम जी की रचना है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे रहीम दोहावली है, सतसई है, इन्होंने सतसई की भी एक रचना की है, श्रृंगार है, और मदनाष्टक एक महत्वपूर्ण इनकी रचना है। मदनाष्टक रंस राम पंचाध्यायी है, और जो है रहीमदास जी वो तुलसीदास की तरह जो अवधी और ब्रज भाषा में, दोनों भाषाओं में जो है अपनी रचनाएं करते हैं। तो 96 का ए वाला बिल्कुल सही, खेट कौतुकम किसकी है, तो रहीमदास जी का है। और कैसी है, तो ज्योतिष ग्रंथ माना गया है। आगे देखते हैं 97 प्रश्न है 97 कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। पूछा ये किसने कहा है, यानी जो है ये बात जो कही गई है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति है वो किसमें कहा गया, ध्रुव स्वामी में, कार्नेलिया में, देवसेना में, मधुलिका में। तो ये सभी पात्रों का नाम दिया गया। ये सब कौन है, तो पात्रों का नाम दिया गया। और पूछा जाए किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है ध्रुव स्वामी एक रचना है। ध्रुव स्वामी जो है एक रचना है, उसी में ये सारे पात्र होते हैं। तो किसका है ये ध्रुव स्वामी रचना, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इसमें जो है अरुण या मधुमेह देश हमारे, ये कहने वाले कौन होते हैं, तो 97 का सही उत्तर सी है, यानी कि कहने वाले कौन है, कार्नेलिया जी है, न कि ध्रुव स्वामी है। तो अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। तो ये बात कहने वाली पंक्ति जो है कहने वाले कौन है, तो कार्नेलिया जी हैं। और ये जयशंकर प्रसाद जी की जो है ध्रुव स्वामी एक नाटक, यानी ऐतिहासिक नाटक बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। और इसकी जो है रचना कब होती है, ध्रुव स्वामी की, तो होती है 1933 में। इसका जो है रचना का प्रकाशन होता है 1933 में। और इसमें जो है चाणक्य, चंद्रगुप्त जो है पात्र रहते हैं, मतलब ध्रुव स्वामी में जो है चाणक्य, चंद्रगुप्त में कुछ प्रमुख पात्र रहते हैं। कार्नेलिया जो है इस पंक्ति को बोलती है, तो इसमें कार्नेलिया भी जो है नायिका के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से ये जो है ध्रुव स्वामी जो है नाटक विधा से लिया गया है। आगे देखते हैं 97 हो गया। 98 प्रश्न है कि निम्न में किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है। 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो देखा जाए 98 का जो सही उत्तर है वह सी वाला होगा, यानी स्वयंभू जी को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कौन कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। जो है कि स्वयंभू जी जो है उन्होंने पयुमचर्यु के नाम की जो है रचना लिखते हैं। कौन सी, तो पयुमचर्यु और रिठमेढ़चर्यु जो है यह स्वयंभू जी का एक जो है कुछ प्रमुख इनके ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। पयुमचर्यु और जो है पयुमचर्यु और रिठमेढ़चर्यु जो है कुछ इनके मुख्य ग्रंथ हैं। तो 98 का सही उत्तर स्वयंभू जी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि का उपनाम जो है घोषित किया गया। आगे देखते हैं 99 प्रश्न है कि परमानंद में पूछा कौन सा समास है, तो परमानंद में कौन सा समास है, परम है जो आनंद। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, परम है जो आनंद। तो कौन सा समास है, तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, सी वाला होगा, यानी आनंद की प्राप्ति कैसी होगी, तो परम होगी, यानी उसके विशेषण और विशेष का योग का पता चल रहा है। तो विशेषण और विशेष का जब चीज़ों के
के बारे में पता चलता है तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद कैसा है, परम है, तो उसके विशेषता के बारे में बतलाया जा रहा है। तो आनंद क्या हो जाएगा, आनंद हमारा विशेष्य हो जाएगा और परम क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। तो विशेषण और विशेष का योग बना है तो कर्मधारय समास। पूछा जाए समास कुल कितने होते हैं, तो समास कुल होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं 100 प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न होगा। 100 प्रश्न पूछता है कि किस शब्द में अ उपसर्ग लगाए, बहुत आसान प्रश्न है। तो किस शब्द में जो है अ उपसर्ग लगाए, अभिमान में, अनजान में, या फिर अभाव में, या फिर बोल रहा है कि अवमान में। तो किसमें जो है अ उपसर्ग लगाए, तो जो अ उपसर्ग लगा है सी वाले में बिल्कुल लगाए, यानी अभाव में जो है अ उपसर्ग लगा है, अ जमा भाव। तो भाव क्या हो जाएगा, एक मूल शब्द हो जाएगा और अ जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो भाव मूल शब्द और अ उपसर्ग, तो इसी में जो है अ उपसर्ग लगाए, बाकी किसी में, अभिमान में अ उपसर्ग नहीं लगाए, अनजान में भी कोई भी जो है अ उपसर्ग नहीं लगाए और अवमान में भी अ उपसर्ग नहीं लगाए। तो किस में लगाए, ऑप्शन सी में लगाए। तो चलिए आज हमने जो है कुछ 25 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से देखा। तो आगे का जो प्रश्न होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले मॉक टेस्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।